खास तौर से कंबोडिया और थाईलैंड की बात करें तो आज से करीब करीब 1500 साल पहले इस क्षेत्र में नाग वंश का शासन हुआ करता था। महिलाएं यहाँ के समाज को लीड करती थीं। प्राचीन भारत और चीन के बीच का यह हिस्सा अक्सर यात्रियों के आने जाने का रास्ता भी होता था। चलिए आपको 3री सदी में चीनी यात्रियों के हिस्से से एक कहानी सुनाते हैं। की नाम के देश में होइन तिएन नाम का एक नौजवान था। होइन तिएन फुनान देश की जल यात्रा पर निकला। फुनान तब लियू ये नाम की रानी के अधीन था। फुनान की सीमा पर दोनों आमने सामने हुए। होइन तिएन की बहादुरी पर लियू ये फिदा हो गई। दोनों की शादी हुई। होइन तिएन राजा बन गए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बिजन राज चैटर्जी की लिखी किताब है। एक किताब का नाम है इंडियन कल्चरल इन्फ्लुएंस इन कंबोडिया। ये किताब यहीं से शुरू होती है। वो की नाम का देश भारत था। वो हुएन तिएन कलिंग तट का ब्राह्मण कौंडिल्य, लियू ये नागवंश की रानी सोमा जो रानी थी फुनान राज्य की। ऐसी तमाम कड़ियाँ चैटर्जी पेश करते हैं। 7वीं सदी से कंबोडिया के लिए कंबुजा नाम मिलने लगता है और इसी ज़मीन पर 9वीं सदी में उभरा आज के कंबोडिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खमेर। इसी ज़मीन को थोड़ा और मजबूत करते हैं कुछ संस्कृत अभिलेख। कंबोडिया के जुड़ाव के शुरुआती ऐतिहासिक सबूत 6वीं सदी के 3 संस्कृत अभिलेख हैं। इनमें से एक में विष्णु को चक्रतीर्थ स्वामी के रूप में संबोधित किया गया है। इसी क्रम में हमें तब के कंबोडिया में ज्योतिष प्रणाली के प्रचलन के प्रमाण भी मिलते हैं। डायना इक ने अपनी किताब इंडिया अ सेक्रेड जियोग्राफी में यह तारतम्य जाहिर किया है। इस तरह लोग जब अपनी मातृभूमि से दूर जा बसते हैं तो अपनी कल्चरल मेमोरी के लिए नई जगह पर अपनी जन्मभूमि से जुड़ी भौगोलिक विशेषताओं को फिर से बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे गंगा के नाम पर गोदावरी को कहा गया, दक्षिण गंगा, उत्तर प्रदेश का अयोध्या से थाईलैंड का अयुत्थया। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार भी अपनी किताब काम्बुज देश में ऐसे ही रेफरेंस देते हैं। वो गंगा की भारत में भूमिका और मेकांग की कंबोडिया में भूमिका को जोड़कर पेश करते हैं। वो मेकांग को मागंग शब्द से भी जोड़ते हैं।